रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया, आप लोग कॉपी पेन लेके रेडी हो जाओ। मैं आपको नोट्स भी लिखाऊंगा और जो पीडीएफ मैंने शेयर किया था आप लोगों से, वहाँ से कुछ पॉइंट में डिस्कशंस आज कर लूँगा। कुछ पॉइंट्स बाकी था उधर, वो भी डिस्कशंस करेंगे। और जो पॉइंट्स आज कुछ नोट्स है सोर्स ऑफ फाइनेंस में जो मुझे डिस्कशंस करना है। ओके, मैंने स्क्रीन भी शेयर कर लिया, ठीक है। स्क्रीन सबको दिख रहा है ना, प्लीज बताना। हाँ सर। ओके, ठीक। तो देखो, तो हेडिंग करो, some special notes on source of finance। ठीक है, हेडिंग कर लेना ये वाला, सम स्पेशल नोट्स ऑन सोर्स ऑफ फाइनेंस, और मेरे साथ साथ लिखते भी जाना और समझते भी जाना, ठीक है। आज लिखना समझना दोनों एक साथ होगा। डिस्कशंस थोड़ा लेवल अप होगा, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी मैंने सोर्स ऑफ फाइनेंस का बेसिक समझा दिया। तो अगर आप लोगों ने घर में सोर्स ऑफ फाइनेंस का जो भी मैंने स्पेशली इक्विटी, डेब्ट, हाँ, ये सब के बारे में डिस्कशंस किया था, आप लोगों को याद होगा। तो अगर आपने वो सब थोड़ा सा याद करते आज के क्लास में ज्वाइन करते हो, तो फिर ऑटोमेटिकली आप आज जो भी डिस्कशंस करेंगे आपको बड़ा मज़ा भी आएगा और समझना भी चाहिए, लेकिन थोड़ा लेवल अप होगा, क्योंकि ज़रूरी है अब लेवल अप होना। तो देखो लेवल अप डिस्कशंस कैसे होते हैं। तो आप फर्स्ट पॉइंट कर देना, ठीक है। सोर्स ऑफ फाइनेंस में फर्स्ट पॉइंट नोट्स लिखो, डिबेट वर्सेस, एक डिबेट लिखो। सर क्या करते हो सर, डिबेट क्यों, सुबह सुबह डिबेट क्यों सर? सर जिंदगी में सब कुछ डिबेट ही है, या तो ये या तो वो, ये नहीं तो वो क्या होगा, वो नहीं तो ये क्या होगा, यही तो सारा दिन करते हैं हम लोग। डिबेट बिटवीन डेब्ट वर्सेस इक्विटी फाइनेंसिंग। डिबेट बिटवीन डेब्ट वर्सेस इक्विटी फाइनेंसिंग। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? हेलो, यस सर। ओके, ये है क्वेश्चन, ठीक है। डिबेट मतलब हम लोग अभी बेसिकली डिस्कशंस ये करने वाले हैं कि बिजनेस करने के लिए, जैसे कि आपको पता है ये सोर्स ऑफ फाइनेंस किस चीज़ का सोर्स ऑफ फाइनेंस है, सब्जेक्ट का नाम क्या है? सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज है या फिर बिजनेस एनवायरनमेंट, जो भी आप नाम जानते हो। तो खेल ये है कि बिजनेस सोर्स ऑफ फाइनेंस, ओके, बिजनेस सोर्स ऑफ फाइनेंस मतलब बेसिकली हमें बिजनेस करना है और बिजनेस के लिए हमें फाइनेंस का जुगाड़ करना है। एकदम सिंपल पॉइंट है, समझ में आ रहा है ना? तो सवाल ये उठता है कि क्या एक बिजनेस को क्या करना चाहिए, डेब्ट लेना चाहिए या इक्विटी लेना चाहिए या फिर दोनों लेना चाहिए, क्या करना चाहिए? चलो आंसर लिखो। फर्स्ट बुलेट, बुलेट देते देते चलना, ठीक है। डिबेट को सॉल्व करेंगे बुलेट के साथ। डेब्ट इज cheaper than equity, debt is cheaper than equity, ब्रैकेट में लिख देना प्लीज, KD लेस देन KE, ओके, KD लेस देन KE। सर आप लोगों को मैं ये जो शॉर्ट फॉर्म में अभी आपको बता रहा हूँ, ये इस तरह का शॉर्ट फॉर्म में पहले आपको सिखाया था क्या क्लास में, स्टार्टिंग क्लास में सिखाया था ना, या फिर नहीं? प्लीज बताना। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ रिटर्न, इस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट मैंने बताया था फाइनेंस के स्टार्टिंग क्लास में। यस सर। okay. ठीक उसी कॉन्सेप्ट में आज भी हम लोग उसी तरह का कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं। नॉर्मली इस तरह का जो इक्वेशंस का यूज
नॉर्मली आप लोगों का फाउंडेशन या 11-12 लेवल में नहीं होता है, ठीक है, मैं आपको एकदम फ्रैंकली बता रहा हूँ। लेकिन अगर कोई यूज करते हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है, उल्टा आपका नॉलेज का डेवलपमेंट दिखा जाएगा। इस तरह का एग्जाम्पल हम लोग नॉर्मली फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ऐसा इक्वेशन यूज करते हैं, मैटर सेम ही है, बस थोड़ा लेवल अप करके मैं इसको दिखाना चाहता हूँ आपके सामने कि इसको अगर आप मैथमेटिकली प्रेजेंट करना चाहो, क्योंकि यही सब्जेक्ट आगे जाके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है, और जो आप लोगों के मतलब पढ़ाई का एक मतलब ऑब्जेक्टिव वाला जगह है। तो आप अगर अभी से थोड़ा बहुत सीख के जाओगे तो अच्छा रहेगा, मार्क्स भी अच्छा कैरी होगा और नॉलेज भी अच्छा कैरी होगा। ओके, तो जो भी हो, तो के डी लेस देन के ई, के डी का मतलब और के ई का मतलब क्या है ऐसा? के डी मतलब आप यहाँ पर नीचे लिख लो, के डी मतलब कॉस्ट ऑफ डेप्ट, ठीक है, के डी मतलब कॉस्ट ऑफ डेप्ट, एंड के ई मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी। के डी मतलब कॉस्ट ऑफ डेप्ट एंड के ई मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी। स्निग्धा बोझा যাচ্ছে स्निग्धा? हाँ सर। ओके, KD इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ डेब्ट एंड KE इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब बेसिकली इसका कॉस्ट से हमें क्या लेना देना, ये मन में सवाल जरूर आता होगा आपको कि वाई कॉस्ट ऑफ डेब्ट, वाई कॉस्ट ऑफ डेब्ट, वाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी, हमें कॉस्ट से क्या लेना देना? सर कॉस्ट से ही लेना देना है। बिजनेस को अगर हमें आगे बढ़ाना है तो हर चीज का खर्चा बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। कि अगर बिजनेस करने में मतलब एक आप लोगों ने एक हिंदी मूवी देखा, ये लिखना मत, ठीक है, ये वाला आप लोग साइड में शॉर्ट नोट में लिख देना। एक मूवी था हिंदी मूवी, पता नहीं आप लोग देखे हो कि नहीं, आमदनी 98 खर्चा रुपया। रुपया। देखे हो ये वाला मूवी? यस सर। कॉमेडी मूवी है, थोड़ा गोविंदा है और कुछ हीरो है, मोस्ट प्रोबेबली टब्बू है मूवी में, मुझे जितना थोड़ा सा याद आ रहा है, बहुत पुराना नहीं है लेकिन फिर भी 2005-6 ऐसे कुछ टाइम का मूवी होगा। आमदनी 98 खर्चा रुपया। तो बेसिकली ये फाइनेंस का ही एक सिंपल सा बात करता है कि अगर घर में आमदनी 98 हो, 98 मतलब बेसिकली 50 पैसा है ना, 50 पैसा को 98 कहते हैं हिंदी में, और खर्चा रुपया मतलब बेसिकली 1 रुपये का बात कर रहे हैं। तो एक घर का जो नॉर्मल जो औरत लोग है, मतलब जो बेसिकली हमारे घर में होम मिनिस्टर है, सबके घर में होम मिनिस्टर कौन है मैक्सिमम, ठीक है, इन जनरल बात कर रहा हूं मैं, होम मिनिस्टर कौन है? माँ, है ना? होम मिनिस्टर इक्वल्स टू मॉम है कि नहीं है, प्लीज बताओ। घर में किसका चलता है? है सर। घर में माँ का चलता है, चाहे दुनिया में किसी का भी चले, घर में मॉम का ही चलना जरूरी है, ठीक है। और पापा कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर। यस और नो? पापा है फाइनेंस मिनिस्टर और मॉम है होम मिनिस्टर, ठीक है, मॉम पॉप, ठीक है, हम लोग आज थोड़ा ब्रिटिश जैसे आवाज कर रहे हैं, ठीक है, मॉमजी पॉपसी जो भी हो, आपको जो पसंद आ जाए। तो ये हमारा मॉमसी है हमारा होम मिनिस्ट्री, और हमारा पॉपसी है हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री। अब इन दोनों में झगड़ा होता रहता है, ठीक है, कभी पापा बोलते हैं कि अभी आमदनी 98 है, आप खर्चा रुपया कर रहे हो, कभी मॉम बोलते हैं क्या हमेशा 98 से 1 रुपए का खर्चा का, आप भी तो डिमांड करते हो, ये सोशल अरेंजमेंट करो, वो अरेंजमेंट करो, कैसे चलेगा? तो सिंपल, जैसे एक घर को चलाने के टाइम पे हमको हमेशा सोचना पड़ता है कि घर का फाइनेंस को कैसे मेंटेन करें, तो ये बिजनेस फाइनेंस भी जस्ट लाइक दैट, बट थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में है। आपको बात समझ में आ रहा है? बिजनेस फाइनेंस भी कुछ वैसा ही है, थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में, नथिंग मोर देन दैट। तो हमेशा ये कॉस्ट ऑफ डेब्ट का मतलब बेसिकली हम बात ये कर रहे हैं कि हम अगर मार्केट से लोन वगैरह लेते हैं उसका खर्चा जो भी होगा, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी उसका खर्चा क्या होगा, ठीक है। इक्विटी मतलब आपको पता है शेयर होल्डर्स, है ना? इक्विटी मतलब शेयर होल्डर, मतलब ओनर है, ये ओनर फंड है, ये ओनर फंड है, मतलब बेसिकली जो भी इक्विटी के हिसाब से बिजनेस में पैसा डालते हैं, एज पर आवर प्रीवियस क्लास डिस्कशंस, आई होप आपको याद होगा कि इक्विटी जो होता है ना, वो बिजनेस में ओनरशिप ले लेते हैं, शेयर होल्डिंग ले लेते हैं, है ना? तो इक्विटी रिटर्न ज्यादा होते हैं, लेकिन इक्विटी में ओनरशिप भी आ जाते हैं। डेब्ट का रिटर्न कम होते हैं, मतलब डेब्ट का जो कॉस्ट होता है वो थोड़ा कम होता है, लेकिन इसमें लाइबिलिटी बहुत होता है, ठीक है। तो सवाल ये है कि अगर डेब्ट इज चीपर देन इक्विटी, दैट मीन्स केडी लेस देन केई, ठीक है। इक्विटी का खर्चा से कॉस्ट मतलब डिवेंचर का खर्चा
ठीक है। डेब्ट का खर्चा, डेब्ट का मतलब क्या है? डिवेंचर। मैं आपको एक बार फिर से एक बार याद दिला देता हूँ, ठीक है। ये सब रफ था, नॉर्मल डिस्कशंस था, मत ये इसको लिख लेना, केडी का फुल फॉर्म लिख लेना, ठीक है। वो आमदनी अट्ठानी वाला जरूरी नहीं है रे बाबा, अगर आपको ऐसे याद रखने के लिए आप कहीं लिखते हो, दैट्स योर पर्सनल मैटर, बट नॉट इन एज पर आवर नोट्स। ओके, तो ये केडी का खेल में मैं जो बता रहा आपको कि ये डेब्ट क्या है। डेब्ट का मतलब है डिवेंचर, डेब्ट का मतलब है डिवेंचर, डिवेंचर का मतलब बेसिकली वही है, लोन है, ठीक है। तो डेब्ट इज चीपर देन इक्विटी, दैट मींस केडी लेस देन केई। अगर यहां तक क्लियर है तो आगे का लिखो। फर्स्टली फर्स्टली an account of interest tax shield, firstly on account of, ये यहां पर थोड़ा स्पेशल पॉइंट है, मैं आपको समझाऊंगा। on account of इंटरेस्ट टैक्स शील्ड, ये वाला पॉइंट बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। और मुझे उम्मीद है आप सीख जाओगे, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग ऑलवेज लेवल आप सोचते हो। ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट टैक्स शील्ड, एंड सेकेंडली on account of the fact that debt holder demand a lower rate of return, debt holder demand a lower rate of return। तो हम लोगों ने अपना फर्स्ट बुलेट कंप्लीट कर लिया था। फर्स्ट बुलेट वी हैव डन, डेब्ट इज ए चीपर देन इक्विटी, डेब्ट इज चीपर देन इक्विटी, केडी लेस देन केई। केडी का फुल फॉर्म है कॉस्ट ऑफ डेब्ट, मतलब लोन लेने का कॉस्ट। लाइक अगर आप 1 लाख का लोन लेते हो, ठीक है, अगर आप 1 लाख का लोन लेते हो एट द रेट ऑफ 10% में, तो 1 लाख का एट द रेट 10% कितना हो जाता है? 10,000। तो 10,000 is your cost of debt। do you all get my point? कॉस्ट ऑफ डेब्ट का मतलब 1 लाख का 10% अगर इंटरेस्ट है, अगर आप मार्केट से लोन लेते हो, ठीक है, लोन तो समझते हो ना, बैंक लोन हो सकता है, डिवेंचर लोन हो सकता है। बैंक लोन डिवेंचर लोन में लिटिल बिट डिफरेंस यही है कि डिवेंचर लोन नॉट ओनली कमिंग फ्रॉम द बैंक ऑल्सो, ठीक है। डिवेंचर लोन जो है वो किसी पब्लिक से भी किसी पब्लिक को मिल सकता है, किसी पब्लिक से किसी कंपनी को मिल सकता है, किसी मतलब कंपनी से किसी कंपनी को मिल सकता है। तो डिवेंचर का मतलब होता है बेसिकली लोन वो कोई भी किसी को भी दे सकता है, लेकिन बैंक लोन का मतलब वो स्पेसिफिकली बैंक से ही मूव ऑन करेगा। लेकिन लोन वो भी है, बैंक लोन तो लोन है ही, और डिवेंचर भी एक लोन ही है। आपको पॉइंट समझ में आ रहा है, डिफरेंस बिटवीन बैंक लोन एंड डिवेंचर? हेलो, आपको डिवेंचर एंड बैंक लोन का फर्क समझ में आ रहा है? प्लीज बोलना मुझे एक बार। ओके, तो बेसिकली बात डिवेंचर हो या बैंक लोन का हो, आप पॉइंट पे एक बार ध्यान देना, डिवेंचर हो बैंक लोन हो, बेसिकली वो डेप्ट ही है, ठीक है। डेप्ट मतलब आपका मार्केट में डेप्ट है, मतलब आपका लोन है, ओके। चाहे वो एज इन द फॉर्म ऑफ डिवेंचर हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ बैंक लोन हो सकता है, ओके, एनी काइंड ऑफ, बट वो लोन, उसका जो मेन फॉर्मेशन है दैट इज लोन। और लोन हमेशा कुछ इंटरेस्ट के साथ ही आता है, मतलब लोन इज ऑलवेज अगेंस्ट द इंटरेस्ट। जो भी आपको लोन प्रोवाइड करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? लेंडर। और लेंडर हम हमेशा हमें कुछ ना कुछ इंटरेस्ट के बदले ही हमें लोन प्रोवाइड करते हैं। मतलब लेंडर ऑलवेज प्रोवाइड मी अमाउंट ऑफ लोन बट अगेंस्ट सम इंटरेस्ट। तो जैसे यहाँ पर 1 लाख का 10% इंटरेस्ट हो, तो 1 लाख एट द रेट ऑफ 10% इक्वल्स टू 10,000। ये 10,000 हो जाएगा आपका केडी, ओके, कॉस्ट ऑफ डेब्ट। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है। और केई का मतलब हो जाता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इक्विटी का ना कोई स्पेसिफिक रेट नहीं होता, जैसे कि अगर आपको लास्ट क्लास याद होगा तो आप समझ जाओगे, केई जो है हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इसका ना कोई स्पेशलाइज्ड अमाउंट ऑफ रिटर्न नहीं होता। इक्विटी कुछ भी हो सकता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैन बी एनीथिंग, इसका कोई प्री डिटरमाइंड रेट नहीं होता। अगर बिजनेस का प्रॉफिट अच्छा होता है, अगर बिजनेस 30% रिटर्न कमाते हैं,
सपोज बिजनेस ने 1 लाख इन्वेस्ट करके 30% रिटर्न लाया और अपने शेयर होल्डर के बीच में ये 30% को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, तो ये 30% भी हो सकता है, 300% भी हो सकता है। बेसिकली इक्विटी होल्डर को जो मिलता है वो प्रॉफिट का पार्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। ये सब मैं आगे आगे और चर्चा करूंगा, बस बेसिकली मैं आपको यहाँ पर मैटर जो है वो उसका डिटेल समझाना चाह रहा था कि केडी एंड केई में डिफरेंस क्या है। तो नॉर्मली बिजनेस में, नॉर्मली इन नॉर्मल सेंस में केडी ऑलवेज केई से सस्ता होता है, ठीक है, क्योंकि एक फिक्स रिटर्न अमाउंट होता है। सर एक ऐसा एक नॉर्मल एग्जांपल बताओ सर। नॉर्मली केडी ना सिंगल डिजिट का होता है या फिर हार्डली 10% 12% मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम 10% 12%, इससे ज्यादा केडी नहीं होता। लेकिन केई कुछ भी हो सकता है, केई लॉस में भी जा सकता है, लेकिन फिर भी डेब्ट इज चीपर देन इक्विटी, फर्स्टली ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट टैक्स शील्ड एंड सेकंड ऑन अकाउंट ऑफ फैक्ट दैट डेब्ट होल्डर डिमांड ए लोअर रेट ऑफ रिटर्न। सर ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया है ना सर? दिस पॉइंट फर्स्टली ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट टैक्स शील्ड, आई थिंक ये वाला पॉइंट आपको समझ में नहीं आया कि डेब्ट इज चीपर देन इक्विटी फर्स्टली ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट टैक्स शील्ड क्या है। ये वाला तो समझ में आ रहा है सर। सेकेंडली ऑन अकाउंट ऑफ द फैक्ट दैट डेब्ट होल्डर डिमांड ए लोअर रेट ऑफ रिटर्न, मतलब जो बेसिकली लोन प्रोवाइड करते हैं वो बदले में एक रिटर्न लो लेते हैं और एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रिटर्न लेते हैं। लेकिन इंटरेस्ट टैक्स शील्ड का क्या खेल है सर, इसमें एक बार आपको मैं बता देता हूं। एक बार मैं इसको रब करता हूं पॉइंट नंबर फर्स्ट बुलेट को। ओके, इंटरेस्ट टैक्स शील्ड का मजा देखो, ध्यान से देखना व्हाट इज इंटरेस्ट टैक्स शील्ड। आगे जब आप लोग फाइनेंस लेके और आगे निकलोगे ना, मतलब जब आप सीए इंटर फाइनल लेवल में आओगे या फिर सीएमए करोगे या सीएस करोगे, जो भी आपका आगे का प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस हो, या फिर नॉर्मल बीकॉम भी करने आओगे ना, तो भी आपको ये सब करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको अभी उतना ये सब है, आप लोगों का जो स्टडी मैट होता है ना इंस्टीट्यूट का या स्कूल का, वो सब में ये सब डिटेल्स रहता है, लेकिन कोई समझता नहीं है, बस मगअप करके चले जाते हैं, ठीक है। बट मैं ट्राई करता हूँ कि ये इंटरेस्ट टैक्स शील्ड क्या है। इंटरेस्ट टैक्स शील्ड का मतलब सिंपल होता है, आप लोगों ने कभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहीं पर देखे हो? बाकी लोग तो देखे होंगे, फाउंडेशंस करते हो। मैं स्निग्धा को एक बार पूछना चाहूंगा, स्निग्धा स्कूल में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कभी भी किया है? प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के बारे में बताए थे पर वी डिडंट डू इट, लाइक अभी हुआ नहीं। ओके, नो 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 प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन मैं आपको बस एक आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसे तो हम लोग अकाउंट्स में ऑब्वियसली ये सब सीखेंगे फाइनल अकाउंट्स जब करेंगे, बट फिलहाल एक आइडिया बस इतना ले लो कि एक पीएल जो है एक लेजर जैसा देखने में होता है, ठीक है। ये लेजर अकाउंट है, जर्नल को पोस्ट करके लेजर आता है, तो पीएल भी एक लेजर है। तो पीएल का बाकी लोगों को पता है, मुझे पता है, इसलिए मैं बाकी लोगों के सामने और कुछ बोल नहीं रहा हूँ। पीएल जो होता है इसमें हमारा ना नेट प्रॉफिट आता है, ठीक है। जैसे इधर हम लोग अपना इनकम को पुट करते हैं, लाइक बाय सेल्स, ठीक है, बाय एनी अदर इनकम। मैं भी अकाउंट्स नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको बस एक सिंपल ट्रिक सिखा रहा हूँ बिजनेस में डेब्ट रहने का, एक एडवांटेज भी बता रहा हूँ और एक सिस्टम बता रहा हूँ। बाय इनकम, इस तरह से सेल्स इनकम जो भी होगा आपका, ये सब इस तरह आएगा। और दिस इज अ टू साइड, ओके। ये लेजर जब हम लोग क्लास में सीखेंगे, बेसिक के क्लास में आपको और क्लैरिटी हो जाएगा, जिनको क्लैरिटी है नहीं। टू एक्सपेंस बोल के एक अमाउंट है, टू एक्सपेंस मतलब इस साइड में, टू साइड में, दिस इज बाई साइड एंड दिस इज टू साइड, टू साइड में टू एक्सपेंसेस, ठीक है, टू इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। इस तरह का वैराइटीज ऑफ चीजें रहते हैं। अब मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, देखो ध्यान से देखो अकाउंट्स को। सेल्स में अगर सपोज आपका 10 लाख का सेल्स है, कुछ अदर इनकम है 10 लाख का, तो 10 लाख का सेल, 10 लाख का अदर इनकम, एक्सपेंस कुछ है आपका करीब 5 लाख के आसपास। आपका अगर आपका इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन मतलब डेब्ट, हेलो, इंटरेस्ट ऑन लोन जो है ये डेब्ट है कि नहीं है? प्लीज टेल मी, इंटरेस्ट ऑन लोन मींस डेब्ट, यस और नो? हाँ सर। यस। तो जस्ट टेल मी, अगर आप इसको जस्ट क्लोज करो 2 मिनट के लिए, 10 लाख 10 लाख 20 लाख, हम लोग लेजर जब क्लोज करते हैं ना ऐसे ही क्लोज करते हैं। 20 लाख का मेरा दोनों साइड का हो रहा है, बेसिकली हम यहाँ पर प्रॉफिट आइडेंटिफाई करेंगे। तो अगर आपका लोन कुछ नहीं है, सपोज यू डोंट हैव अ लोन इन योर बिजनेस, जस्ट थिंक, हाँ, जस्ट लुक एट द मैटर। 20 लाख आपका दोनों साइड का टोटल, अगर आप 5 लाख एक्सपेंस को यहाँ से हटाते हो, तो टू नेट प्रॉफिट
आपका नेट प्रॉफिट हो जाएगा 15 लाख। हेलो, इज इट ओके और नो? 20 लाख से 5 लाख को अगर लेस करते हैं हम लोग, ऐसे ही लेजर को हम लोग क्लोज करते हैं, तो ये बैलेंसिंग फिगर आता है नेट प्रॉफिट मैक्सिमम टाइम में, जरूरी नहीं ऑलवेज, बट इन मैक्सिमम केसेस if everything goes normal then net profit is your balancing figure, then 20 लाख से 5 लाख लेस करोगे तो आपका 15 लाख का प्रॉफिट आएगा। और यही जो प्रॉफिट है ना 15 लाख, इसी में नॉर्मली बिजनेसमैन को टैक्स पेमेंट करना पड़ता है। टैक्स पेड, ये जो टैक्स पेमेंट होता है ना, किसको दिया जाता है टैक्स? गवर्नमेंट को। बिजनेस करोगे, इनकम करोगे, टैक्स तो पेमेंट करोगे ना। अपने इंडिया में नॉर्मली बिजनेस का जो टैक्स सिस्टम है, अगर कंपनी वगैरह है या पार्टनरशिप फार्म है, तो बिजनेस का टैक्सिंग सिस्टम में एट द रेट 30% का रेट है। तो अगर आपका 15 लाख का प्रॉफिट है तो 30% कितना होता है? करो प्लीज टेल मी, कितना होता है 15 लाख का 30%? सर 4,50,000। अगर आप 15 लाख एनुअली इनकम करते हो, नेट प्रॉफिट करते हो, तो आपको 4,50,000 का टैक्स गवर्नमेंट के घर में जमा करना पड़ेगा। ओके लेकिन सर अभी आप अगर बिजनेस में आपका इंटरेस्ट ऑन लोन है, ठीक है, तो आपका ये टैक्स कम हो सकता है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट ऑन लोन को बिजनेस का एक्सपेंस माना जाता है। इंटरेस्ट ऑन लोन को बिजनेस का एक्सपेंस माना जाता है। मतलब अगर इफ यू हैव अ डेब्ट इन योर बिजनेस, अगर आपके बिजनेस पे लोन है या डेब्ट है, जो भी आप नाम यूज करो, तो आपका जो नेट प्रॉफिट है इसको कम कर देगा और ऑटोमेटिकली आपका टैक्स शील्ड जनरेट करेगा। मतलब गवर्नमेंट को आपको जो टैक्स पेमेंट करना है, जो बेसिकली आपका क्या है, लायबिलिटी है, इसको कम करेगा और आपका बिजनेस बर्डन को थोड़ा कम कर लेगा। सपोज आपका इंटरेस्ट लोन है, ये भी आपका एक तरह का लायबिलिटी है ना, ये भी आपका बिजनेस बर्डन है। तो एक बर्डन इधर, दूसरा बर्डन इधर, तो गवर्नमेंट चाहता है कि ठीक है, अगर एक बर्डन इधर है तो इस बर्डन को कम करके आप यहाँ का बर्डन को कम कर सकते हो। तो अगर आपका इंटरेस्ट ऑन लोन सपोज 2 लाख है, ओके, आपका इंटरेस्ट ऑन लोन है 2 लाख का, ठीक है, तो अगर आपका इंटरेस्ट ऑन लोन 2 लाख का है तो ये 15 लाख क्या हो जाएगा, 20 लाख माइनस 7 लाख हो जाएगा। तो ये नेट प्रॉफिट चेंज होके ये 15 लाख और नहीं रहेगा। आपको हिसाब समझ में आ रहा है ना? प्लीज टेल मी। हाँ सर। न्यू हिसाब क्या हो जाएगा, यो न्यू अकाउंटिंग सिस्टम हो जाएगा। आपका नेट प्रॉफिट हो जाएगा 15 लाख से 7 लाख चला जाएगा, 13 लाख हो जाएगा। ओके अब फिर से आप ट्राई करो, 13 लाख का 30%, 13 लाख का 30%, 3,90,000। जस्ट लुक एट दिस, 13 लाख का 30% दैट इज 3,90,000। आपके बिजनेस में सिर्फ इंटरेस्ट होने के कारण, जस्ट लुक एट दिस, ये नॉर्मली मैं थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल में समझाता हूँ, लेकिन आप भी समझ सकते हो, क्योंकि ये पॉइंट को अगर आपको समझना है तो आप इजीली इसको समझ सकते हो। इंटरेस्ट टैक्स शील्ड, मतलब आपके टैक्स को शील्ड कर दिया, इंटरेस्ट के कारण टैक्स को बचा दिया। तो देखो यहाँ 4,50,000 माइनस 3,90,000, 60,000, 60,000 का डिफरेंस आ गया। जस्ट लुक एट दिस, बिकॉज आपके बिजनेस पे लोन है, बिकॉज आपके बिजनेस पे लोन है। जब आपका लोन नहीं था आपको 4,50,000 का टैक्स देना पड़ता था, ठीक है। जब आपके बिजनेस पे लोन रहा 2 लाख का, तो आपका 3,90,000 का टैक्स पेमेंट का अमाउंट हो गया, एंड यू सेव टैक्स 60,000। तो ये जो 60,000 का टैक्स शील्ड जनरेट हो गया। Is this point clear to all of you? Please tell me. Just because your business have debt or loan, that's why you get advantage of tax shield. आपका बिजनेस में टैक्स को कम करने के लिए हेल्प किया। That's why debt will generate interest tax shield. That's why हम लोगों ने पॉइंट में लिखा, firstly on account of interest tax shield and secondly on account of the fact that debt holder demand a lower rate of return. मतलब दोनों मतलब हिसाब से अगर देखा जाए, अगर बिजनेस में डेब्ट लेता है कोई, बिजनेस पे कैपिटल को जुगाड़ करने के लिए, फाइनेंस के लिए, अगर वो डेब्ट लेता है इक्विटी के बदले, तो उसको एडवांटेज क्या है, इंटरेस्ट टैक्स शील्ड में सुविधा करेगा, ठीक है। इंटरेस्ट जो है उसका वो टैक्स शील्ड को बचाएगा, मतलब टैक्स को कम करेगा। और इंटरेस्ट का जो डिवेंचर का जो इंटरेस्ट होता है या लोन का जो इंटरेस्ट होता है वो कॉम्पिटिटिवली इक्विटी से लो होता है। ये है फर्स्ट पॉइंट। डिबेट चल रहा है सर, आप लोग फाइनेंशियल डिबेट लड़ रहे हो,
कि डेब्ट लेना चाहिए या इक्विटी लेना चाहिए, तो पहला पॉइंट डेब्ट रिलेटेड था, तो डेब्ट में ये तीनों पॉइंट यहाँ उठ के आया। फर्स्ट पॉइंट, डेब्ट चीपर होता है, चीपर होने के साथ साथ ये टैक्स शील्ड जनरेट करता है। डेब्ट चीपर होता है, चीपर होने के साथ साथ टैक्स शील्ड जनरेट करता है, और टैक्स शील्ड के साथ साथ नॉर्मली जो लेंडर होते हैं वो कंपेरेटिवली इक्विटी से कम इंटरेस्ट चाहते हैं। प्लीज टेल मी सर। डेब्ट चीपर होता है, मैं जो जो पॉइंट हम लोगों ने अभी किया वो बता रहा हूं। डेब्ट चीपर होता है, डेब्ट इंटरेस्ट टैक्स शील्ड जनरेट करता है। डेब्ट का जो इंटरेस्ट होते हैं वो टैक्स शील्ड जनरेट करते हैं, क्योंकि आप उसको पीएल में डेबिट कर सकते हो, आपके बिजनेस में एक्सपेंस के हिसाब से दिखा सकते हो। एंड लास्ट पॉइंट था डेब्ट होल्डर डिमांड। जो डेब्ट होल्डर होते हैं, मतलब जिसने भी आपको लोन दिया, वो ऑलवेज डेब्ट होल्डर डिमांड लोअर रिटर्न, डिमांड लोअर रिटर्न। तो बताओ सर, ये जो पहला 3 पॉइंट है डिबेंचर का या डेब्ट का, बताओ ये जो फर्स्ट बुलेट है, क्या यहाँ पर आपका डिबेट में स्ट्रॉन्ग पॉइंट है डेब्ट के लिए? समझ में आया कि नहीं आया? प्लीज टेल मी। हाँ सर आया। थैंक यू। मैं स्टार्टिंग में बोला था आज थोड़ा लेवल अप डिस्कशंस करेंगे। आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे हो। ओके सर, सेकेंड बुलेट लिखो। डेब्ट वर्सेस इक्विटी में सेकेंड बुलेट। डेब्ट वर्सेस इक्विटी में सेकेंड बुलेट। इक्विटी इशू result in dilution of ownership, dilution of ownership, equity issue result in dilution of ownership and control। बोलो, सेकेंड बुलेट का मतलब समझ में आया? सपोज ये आपका बिजनेस है, दिस इज योर बिजनेस। आपके बिजनेस पे अगर आप इक्विटी इशू करते हो, जैसे कि अगर आपको याद होगा मैं लास्ट क्लास में डिस्कशंस कर रहा था, आपके बिजनेस में जब आप इक्विटी इशू करते हो मार्केट में, तो सपोज स्टार्टिंग में याद है हम लोगों ने फर्स्ट डे में एंजल इन्वेस्टर के बारे में बात किया था। हेलो, एक स्टोरी किया था, अगर क्लास मिस है तो मैं आपसे शेयर करूंगा। पहले एंजल इन्वेस्टर आता है बिजनेस में, फिर वेंचर कैपिटलिस्ट आते हैं, है ना, फिर वेंचर कैपिटलिस्ट आते हैं, एंड आफ्टर दैट प्राइवेट इक्विटी प्लेयर आते हैं। प्राइवेट इक्विटी प्लेयर आते हैं, मैं इक्विटी का बात कर रहा हूँ। ये सारा का सारा लोग कौन होते हैं? इक्विटी होते हैं। एंजल इन्वेस्टर्स पहले, जो आपको बिना मतलब आंख बंद करके आपके बिजनेस पे भरोसा करके आपको पैसा देता है, इसको कहते हैं एंजल इन्वेस्टर। नॉर्मली आपकी फैमिली फ्रेंड्स होते हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट में कौन होते हैं? जो लोग बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, ये लोग प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स होते हैं। एंड प्राइवेट इक्विटी, ये भी प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, बट ये लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेस्ट करते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 100 करोड़ के बीच में हो, अप टू 100 करोड़ हो, तो वेंचर कैपिटलिस्ट पिक्चर में रहता है। जैसे ही 100 करोड़ मैक्सिमम क्रॉस कर जाता है तो प्राइवेट इक्विटी पिक्चर में आ जाते हैं। एंड एंड में जाके आप, जब आपका एक रिक्वायरमेंट ऑफ मनी, रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंस आपका बहुत जोर का हो जाता है, तब आप क्या करते हो? स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट, आपका बिजनेस को लिस्टेड कर देते हो, स्टॉक मार्केट लिस्टेशन कर देते हो। स्टॉक मार्केट लाइक अपने इंडिया में 2 है फेमस, ठीक है, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, अनदर इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसका चर्चा आगे करेंगे कभी, लेकिन फिलहाल आप इतना जान लो कि ये जो 1 2 3 4, ये जो मैंने आपको 4 तरीका समझाया, ठीक है, इसमें आप भी हो, ठीक है, आपका बिजनेस है तो आप भी तो स्टार्टिंग में रहोगे ना, तो आप कौन हो? आप हो प्रोमोटर ऑफ द बिजनेस, ठीक है। तो प्रोमोटर, एंजल इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटलिस्ट, प्राइवेट इक्विटी फर्म, स्टॉक मार्केट, ये सारा का सारा खेल में जब जब कंपनी अपना शेयर को पब्लिक के सामने, मतलब किसी के सामने रख देता है और उसको इशू कर देता है, तो वो सारा का सारा लोग क्या हो जाते हैं? बिजनेस का ओनर हो जाते हैं। और उसमें क्या होता है? बिजनेस का जो ओनरशिप होते हैं वो डाइल्यूटेड हो जाते हैं। हेलो सर,
पॉइंट समझ में आ रहा है? मतलब अब अकेला बिजनेस का ओनर नहीं रहते हो इस सिचुएशंस में, आपका बिजनेस का ओनर और भी लोग होते हैं। तो इसमें आपका ओनरशिप का जो पैटर्न था, मतलब बिजनेस का जो मालिक का बात था, मालिकाना का बात था, वो डाइल्यूटेड हो गया। मतलब और भी लोगों के साथ आपको शेयर करना पड़ रहा है। सपोज एक रूम में आप रहते हो, एक सिंपल बात करता हूँ, एक रूम पे आप रहते हो, आपके घर में आपका एक पर्सनल रूम है। अचानक से आपका कोई कजिन्स ब्रदर आ जाते हैं। अगर आपका फेवरेट कजिन ब्रदर या डॉटर मतलब सिस्टर हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन बहुत केस में ऐसा होता है ना, कुछ कजिन ब्रदर या सिस्टर्स उतना पसंदीदा नहीं होता, लेकिन आपको रूम तो शेयर करना पड़ेगा। हेलो, तो जब आपको इस तरह का रूम शेयर करना पड़ता है, आपको बहुत अच्छा लगता है या बुरा लगता है कि अचानक से किसी के साथ रूम शेयर करना पड़ेगा? आपको कैसा फील होता है? एकदम सच बताना। जिसको आप पसंद नहीं करते उतना भी अच्छा, उतना दोस्ती नहीं है, तो अचानक अगर आपको कोई बोल दिया कि नहीं बेटा आपको शेयर करना है, आपको भी पता है कि घर में जब भी कोई आते हैं तो ये हमारा इंडियन सिस्टम है, हम लोग सबको मेल बांट के रहते हैं। लेकिन अचानक से अगर आपको अपना फेवरेट बेड शेयर करना पड़ता है किसी के साथ, तो या फेवरेट रूम शेयर करना पड़ता है, तो ऑब्वियसली आपको चिंता तो हो जाता है। हेलो, Yes, sir. एम आई राइट और रॉन्ग? Right, sir. ओके सर। तो देखो ये डायल्यूशन ऑफ ओनरशिप किस तरह से मतलब इक्विटी में प्रॉब्लम करता है। जैसे देखो ये फ्लिपकार्ट है, ठीक है। फ्लिपकार्ट में मैं आपको पहले भी बताया किसी क्लास में, फिर से बता रहा हूँ, ये फ्लिपकार्ट में अभी कौन, देखो फ्लिपकार्ट प्राइवेट एक कंपनी है। प्लीज लुक एट द रियल लाइफ एग्जांपल कि किस तरह से इक्विटी फाइनेंस बिजनेस का ओनरशिप को ले लेता है। ये एक प्राइवेट बिजनेस है, ठीक है। इसको बनाया था ये दोनों दोनों दोस्त ने, दोनों आईआईटीएंस है, आईआईटी ग्रेजुएट है, ठीक है। बैंगलोर में बनाया था, सचिन बंसल एंड बेनी बंसल, ठीक है। ये दोनों ने कंपनी को बनाया और काफी अच्छा ई कॉमर्स बिजनेस में वर्ल्ड रैंकिंग भी है इसका। लेकिन अभी देखो इसका ओनर कौन है, जस्ट लुक एट दिस। करेंटली इसका ओनर कौन है, पढ़ सकते हो आप लोग, क्या नाम है? वॉलमार्ट। वॉलमार्ट का 77% ओनरशिप है। नॉर्मली किसी बिजनेस में अगर किसी का 50% से ज्यादा ओनरशिप होता है, मोर देन ग्रेटर देन 50% ओनरशिप, तो वो बिजनेस उसका हो जाता है। और यहाँ पर वॉलमार्ट का इक्विटी ज्यादा है, 50% तो छोड़ो, 77% का इक्विटी है किसके पास? वॉलमार्ट के पास। तो बिजनेस का कंट्रोलिंग किसके हाथ में चला जाएगा? वॉलमार्ट के हाथ चला जाएगा। वॉलमार्ट कहाँ का कंपनी है सर? वॉलमार्ट यूएस का बहुत ही बड़ा एक कॉन्ग्लोमरेट है, यूएस का एक बहुत बड़ा बिजनेस है। ये जो हम लोग जो ब्रिक एंड मॉर्टर फॉर्मेट में जो शॉपिंग मॉल पैटर्न देखते हैं ना, ये शॉपिंग मॉल पैटर्न में वॉलमार्ट वर्ल्ड नंबर 1 है, और होलसेल रिटेल दोनों में। तो ये करेंटली ये अपना फ्लिपकार्ट, अपना प्यारा फ्लिपकार्ट जो इंडिया का है, उसमें कंट्रोलिंग यूएस का वॉलमार्ट का है। जो भी हो, ये उनका बिजनेस डिसीजन है, इसमें उसका बिजनेस में काफी ग्रोथ हुआ है, काफी ज्यादा मनी का फ्लो हुआ है, दैट्स अ डिफरेंट इशू। बट मैं कहना ये चाहता हूँ, नॉट ओनली मैं, जो बिजनेस का सिस्टम है, ओनरशिप डाइल्यूटेड हो जाता है इक्विटी में, ठीक है। अब इसका अच्छाई क्या है? इसमें अच्छा ये है कि मनी का फ्लो होता है, मतलब फाइनेंस का प्रॉब्लम नहीं होता। ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉइंट। जब भी आप इक्विटी फाइनेंस करते हो, इक्विटी फाइनेंस में आपको पैसा का कमी कभी नहीं होता, उल्टा आपको और पैसा मिलता जाएगा। मतलब मनी फ्लो बिजनेस में होता जाएगा, बिजनेस में मनी का फ्लो इंक्रीज करेगा, बट डाइल्यूशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल चेंज हो जाएगा। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ठीक है। मतलब इसमें क्या बताऊं सर, इसका इतना बड़ा खेल हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर सचिन बंसल, विनी बंसल लास्ट में अपना बिजनेस को बढ़ाने के कारण, कौन नहीं चाहता कि उनका बिजनेस ग्रो करे? कौन नहीं चाहता अपने पॉकेट में ज्यादा पैसा आ जाए? कौन नहीं चाहता? हर एक इंसान चाहते हैं कि उसके पास थोड़ा ज्यादा पैसा आ जाए। लेकिन दुख की बात यह है कि ये लोग बाद में जब ज्यादा ज्यादा करते करते लास्ट में खुद ही फ्लिपकार्ट का बोर्ड छोड़ दिया। अभी जस्ट शेयर होल्डर है, जस्ट शेयर होल्डर। मतलब शेयर होल्डर मतलब ऑब्वियसली इक्विटी शेयर होल्डिंग है इनका, बट कंट्रोलिंग छूट गया। समझ रहे हो सर? दैट्स इट। थैंक यू सर, समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट चलो सर। मैं आशा करता हूं कि आप लोग ये जो लेवल ऑफ डिस्कशन है इसका एंजॉय कर रहे हो और सोर्स ऑफ फाइनेंस में एकदम अपना झंडा गाड़ रहे हो। ओके सर, नेक्स्ट।
कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड आ रहा है, और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो रहा है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग हर एक से 1 स्टेप अहेड रहो, हर एक से। मैं सिर्फ ये नहीं बोलूंगा कि आपके स्कूल में या आपके कॉलेज में जो स्टूडेंट्स है उससे आगे रहो, आप हर एक से आगे रहोगे, अपने आप से भी आगे रहोगे। किसी के साथ मैं कंपटीशन करना पसंद नहीं करता, बट अपने आप से कंपटीशन में मुझे बहुत रुचि है कि मैं आज जहाँ हूँ मैं कल उससे अच्छा बेहतर बनूंगा। मेरे स्कूल में 2-4 फ्रेंड से बेहतर होने से मुझे कोई रुचि नहीं रखता। मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ आपसे कि क्लास में कौन क्या कर रहा है, इट्स नॉट अ बिग थिंग, बट आप करेंटली जहाँ हो उससे आप बेहतर हो रहे हो कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप ऑलवेज कंपटीशन करोगे ना, तो आपके सामने कोई ना कोई जरूर है जो आपसे बेहतर है। तो कंपटीशन करोगे इस तरह से, ह्यूमन बीइंग का जो कंपटीशन चलता है, जैसे रिसेंटली रिजल्ट वगैरह निकल रहा है ना, कोई कोई बच्चा सुसाइड भी कर रहा है कि किसी का अच्छा रिजल्ट नहीं हुआ। गुड़गांव में 2 बच्चा सुसाइड कर लिया, 12 में पढ़ता था। रिजल्ट मतलब जैसा उम्मीद था वैसा रिजल्ट नहीं आया तो सुसाइड कर लिया। समझ में नहीं आता कि मतलब पेरेंट्स भी क्या समझाते हैं इनको और ये लोग भी क्या समझते हैं, और जो टीचर के पास पढ़ते हैं वो क्या पढ़ाते हैं। मतलब अगर कंपटीशन किसके साथ करना है, अपने साथ करना है कि मैं अपने आप को डे बाय डे और बेहतर करूंगा, डे बाय डे आई विल डेवलप माई सेल्फ। नहीं, उसका ज्यादा आ गया, मेरा काम आ गया, इसी के कारण सुसाइड हो जाता है। ये इसको कहते हैं पीयर प्रेशर। हाँ, ये कोई साइंटिफिक एजुकेशन सिस्टम इसको कभी अलाउ नहीं करेगा। लेकिन क्या करे सर, ये सब बहुत खराब लगता है। मन तो करता है ना जाके सबको मार पीट दूं। किसको? सर वो बच्चा लोगों को भी, और उनको जो सिखाया उनको भी। ठीक है सर, नेक्स्ट पॉइंट, इक्विटी इशू increases the risk of equity issue increases the risk of the company. Risk of the company is becoming an easy takeover target. Equity issue increases the risk of the company is becoming an easy takeover target. I think ये पॉइंट क्लियर है। आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट 77% शेयर होल्डिंग, ब्रैकेट में लिख दो। ठीक है, इक्विटी इशू इंक्रीज कर क्या करता है, कंपनी का जो इजी टेक ओवर हो जाता है कंपनी, अगर फ्यूचर में धीरे धीरे पूरा भी टेक ओवर कर सकता है, मतलब ये चांसेस आ जाता है, इंक्रीज करता है इस चांसेस को। ओके, जो भी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होता है ना, अगर वो कंपनी का ओनर स्टॉक मार्केट में अगर किसी को भी, सपोज कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में है, ठीक है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। स्टॉक मार्केट लिस्टेड का मतलब क्या होता है, पब्लिक लिस्टेड। ओके, पब्लिक इशू से बिजनेस चलाते हैं, पब्लिक पैसा देते हैं कंपनी को और कंपनी अपना बिजनेस को ग्रो करता है। अगर एक टीम ऑफ पब्लिक मिलके किसी कंपनी का 50% से ज्यादा, मोर देन 50% शेयर होल्ड कर लेते हैं, तो कंपनी का ओनर से वो कंपनी का कंट्रोलिंग छीन के इनके हाथ में आ जाएगा और ये 50% शेयर होल्डिंग लेके पब्लिक इसका टेक ओवर कर लेगा। लेकिन सर कोई जानबूझ के अपना कंपनी को छोड़ तो नहीं देगा, नहीं, ऑब्वियसली सर, कंपनी के जो लोग बोर्ड मेंबर्स है, लीगली वो लोग हमेशा कोशिश करता है कि कभी 50% क्रॉस ना होने दे। मैं स्टॉक मार्केट लेवल में बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर तो ये फ्लिपकार्ट वॉलमार्ट के केस में ये स्टॉक मार्केट लिस्टेड नहीं है, ठीक है, ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, ये तो जानबूझ के अपने कंपनी में और ग्रोथ लाने के लिए किया है, ठीक है, दिस इज नॉट अंडर स्टॉक मार्केट लिस्टेड, बट यहाँ प्राइवेट कंपनी है। ओके सर, ये सब इशू आपको धीरे धीरे और समझ में आएगा टाइम टू टाइम। आई थिंक जो लोग स्टॉक मार्केट का क्लास करते हो बेसिक का मेरे पास, उनको थोड़ा सा ज्यादा समझ में आ रहा है, ठीक है, जो लोग नहीं कर रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन मैं बस कह रहा हूँ कि क्योंकि वो लोग ये सब बात मेरे से पहले भी थोड़ा बहुत कम ज्यादा सुने होंगे। हाँ प्रगति, समझ में आ रहा है ना तुझे? Yes, sir. थोड़ा ज्यादा तो आएगा क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, जो भी हो। नेक्स्ट पॉइंट, डेब्ट इशू गिव सम, लिखो,
debt issue gives some positive signal to the market. Positive signal to the market that the firm's future prospects are strong. Firm's future prospects are strong. हेलो, दिस पॉइंट क्लियर है कि अगर कोई कंपनी ज्यादा डेब्ट इशू करता है ना, इसके उसका कॉन्फिडेंस दिखता है. कोई कंपनी ऐसे ही नहीं लोन लेता और उसका कॉन्फिडेंस भी दिख जाता है. इसमें बहुत ज्यादा लोन लेना भी अच्छा बात नहीं है. ठीक है, लिख लो, सेकंड लास्ट पॉइंट लिख लो, लास्ट बुलेट लिख लो. इफ ए फर्म raises too much of debt, its financial risk that is risk of bankruptcy स्लैश इंसॉल्वेंसी भी लिख सकते हो, बैंक्रप्सी और इंसॉल्वेंसी. rises. My handwriting is not very good. I think आप लोग समझ पा रहे हो क्योंकि मैं डिक्टेट भी कर रहा हूँ साथ साथ. लास्ट पॉइंट में फिर से एक बार बोलता हूँ. इफ ए फर्म रेजेस अ टू मच ऑफ डेब्ट, इट्स फाइनेंशियल रिस्क दैट इज रिस्क ऑफ बैंक्रप्सी और इंसॉल्वेंसी राइजेस. क्या आप लोगों ने लिख लिया? Yes, sir. सबका हुआ? नम्रता, निकिता, Yes, sir. तो ये लास्ट 2 पॉइंट क्लियर हो रहा है क्या कुछ? Yes, sir. स्निग्धा, स्निग्धा বোঝা যাচ্ছে? स्निग्धा, हाँ सर. लास्ट पॉइंट देखो, ये लास्ट 2 पॉइंट्स. डेब्ट इशू गिव सम पॉजिटिव सिग्नल टू द मार्केट दैट द फर्म्स फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स आर स्ट्रांग. कोई कंपनी मार्केट से लोन लेता है या फिर लोन तभी लेता है ना कि जब उसको दूसरे का लाइबिलिटी पेमेंट करने का एक कॉन्फिडेंस हो. तो अगर आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है तो आप इतना जरूर सोच सकते हो कि कंपनी बड़ा पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है. मतलब ये कॉन्सेप्ट है. जरूरी नहीं ऑलवेज लोन मिल रहा है तो अच्छा है, बट फिर भी लोन ले, मतलब कोई लोन ले रहा है दैट मीन्स कंपनी को पता है कि हाँ आई एम एबल टू रीपे द लोन, है ना. इसको कहते हैं क्रेडिट वर्दीनेस. आप लोग ब्रैकेट में लिख सकते हो. ये क्या प्रूफ करते हैं? क्रेडिट वर्दीनेस. मतलब मैं लोन ले रहा हूं तो मेरा लोन पे करने का ताकत भी है. आई हैव ए पावर टू रीपे माय लोन. ठीक है, तो ये वाला एक अच्छा स्ट्रॉन्ग एक मैसेज देता है. बट लास्ट पॉइंट बताता है, इफ ए फर्म रेजेस टू मच ऑफ डेब्ट, इट्स फाइनेंशियल रिस्क अराइजेस दैट इज रिस्क ऑफ बैंक्रप्सी और इंसॉल्वेंसी अराइजेस. ज्यादा लोन लेना मुश्किल हो सकता है, इसको बैंकरप्टेड कर सकता है. ठीक है, बैंकरप्टेड के साथ साथ इंसॉल्वेंट कर सकता है. सर ऐसा कोई कंपनी देख लो, अभी देख लो, बाद में क्या देखना. So Reliance Communication. वेरी गुड सर, वेरी गुड, वेरी गुड. ऐसा होता है एकदम रियल में. अभी हाल ही में हुआ है, जस्ट फ्यू डेज, फ्यू वीक्स एंड फ्यू मंथ्स बैक. रिलायंस कम्युनिकेशन, ये मुकेश अंबानी का नहीं, ये अनिल अंबानी उसका भाई का कंपनी है. ये कंपनी, ये देखो,
रिलायंस कम्युनिकेशन शेयर का हालत देख रहे हो, 2.50 मतलब ओनली ₹2.50, ठीक है, मतलब हालत बहुत खराब है। लास्ट 5 साल में अगर आप देखो धीरे 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 एकदम सो गया सर, जस्ट सो गया। इसका अगर आप हालत देखते हो करेंटली एकदम सिचुएशन खराब है, बहुत सिचुएशन खराब, अभी पूरा बैंकरप्टेड हो चुका है इस कंपनी, ठीक है। अनिल अंबानी पूरा बैंकरप्टेड हो चुका है और बैंकरप्टेड होके अभी कैसे भी करके अपने आप को मैनेज करने का कोशिश कर रहा है। देख रहे हो रेवेन्यू, देखो डे बाय डे नीचे गया है, रेड में देख रहा है रेवेन्यू 40.15 बिलियन नेगेटिव, नेट इनकम 8.67 बिलियन नेगेटिव। हाँ, बहुत ज्यादा हालत खराब है, मतलब डे बाय डे इसका हालत और डिटोरिएट कर रहा है, और डिटोरिएट कर रहा है। समझ में आ रहा है आपको? इसका मेन रीजन था टू मच लोन, टू मच लोन, इतना ज्यादा लोन लिया था और बिजनेस का जो भी मतलब पर्सपेक्टिव था उसको उस हिसाब से सामने नहीं ले जा पाया। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं एकदम उसका रियल लाइफ देख लो। Reliance Communication Limited was an Indian mobile network provider headquartered in Navi Mumbai that offered voice and 2G 3G data service. In February 2019 the company filed for bankruptcy. Look at this, as it was unable to sell asset to repay its debt. Even अपना asset भी सेल नहीं कर पाया, मतलब एसेट सेल करके अपना लोन रीपे कर देता, अपना डेब्ट को रीपे कर देता, वो वाला मौका भी नहीं आया। It has an estimated debt of rupees 50,000 crore against asset worth rupees 18,000 crore. मतलब उनके पास जो एसेट है उसका वैल्यू है 18,000 लेकिन उसका डेब्ट है 50,000, तो एसेट का भी वैल्यू कवर अप नहीं कर पाया। As of March 2019, the company has reworked its strategy and continues to operate 4G data service, fixed line communication data center service, and as well as Subisa cable network under the banner name Global Cloud Exchange. फिर से कुछ चालू कर रहा है, देखते हैं कहीं कहाँ पहुंचता है, लेकिन हालत करेंटली एकदम खराब हालत है। समझ में आया सर? आपको मैंने दो कंपनी का बारे में अभी डिस्कशंस किया जो आज का हमारा दोनों टॉपिक के साथ एकदम फुल्ली मैच करता है। क्या एकदम आप लोगों के दिमाग में छाप गया होगा? मैं आपको बोला था आप लोग बहुत एंजॉय करोगे। क्या समझ में फुल्ली आ रहा है? एकदम बिजनेस स्टडीज को ना जहन में ले लो प्लीज, एकदम जहन में ले लो, एकदम रियलिटी है सब कुछ, हार्डकोर रियलिटी। आई होप आप लोगों ने लिख लिया, मैं रब करता हूँ। तो डेब्ट वर्सेस इक्विटी क्लियर है कि नहीं है? दोनों का बुराई भी है अच्छाई भी है, हाँ, दोनों में कुछ बैड थिंग है कुछ गुड थिंग है, ठीक है। तो आपको संभाल के चलना चाहिए कि आपके बिजनेस के लिए क्या अच्छा है। ओके सर, एक पॉइंट लिखो प्लीज। नेक्स्ट नोट, ये वाला वो वाला कंप्लीट हो गया, ठीक है। सेकंड पॉइंट नंबर नोट, ये सेकंड नोट, हेडिंग करो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी एक बार लिख लो, इसका मतलब क्या है? इट रेफर्स टू the use of low cost debt, and generating a return greater than KD, generating return greater than KD, such that equity shareholders ROE का फुल फॉर्म लिख लेना सर, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी। ये सब बातें मैं नॉर्मली शेयर मार्केट एंड फाइनेंस के क्लास में बताता हूँ, लेकिन क्या करें सर, मैं अभी आप चाहता हूँ कि आप लोग भी उसी लेवल का नॉलेज गैदर कर लो, क्योंकि ये सब टॉपिक आप लोग का है, तो है जब तो फिर सिर्फ मगअप क्यों करना, क्यों नहीं समझना।
shareholders ROE is higher than what it would have otherwise been. एक फॉर्मूला अभी समझने का जरूरत नहीं है, बस ओनली फॉर अगर आप क्लास में अच्छा रिजल्ट करना चाहते हो उसके लिए। अभी मैं आपको समझाऊंगा नहीं, ठीक है? जस्ट लिख के रख सकते हो ROE इक्वल्स टू ROI प्लस ROI माइनस I इंटू D बाई E इंटू 1 माइनस T। ओनली फॉर लिख के रखो, कभी फ्यूचर में काम आ जाएगा। ओनली फॉर रिटन पर्पस, इसको भी अंडरस्टैंड करने का जरूरत नहीं है। मैं आपको ट्रेडिंग ऑन इक्विटी 2 मिनट में समझा देता हूँ। व्हाट इज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी? ये फाइनेंस का अच्छा कॉन्सेप्ट होता है, मैं आपको 2 मिनट में समझाता हूँ। क्या आप लोगों ने लिख लिया? तो फिर मैं समझाने का काम करूँ। सर। ओके, ये जरूरी नहीं है अभी, ठीक है? इसको अभी नेग्लेक्ट कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो, बट हाँ लिख के रखो। It refers to the use of low-cost debt and generating a return greater than KD, such that equity shareholders, that is ROE, return on equity is higher than what it would have otherwise been. मतलब अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन लो कॉस्ट डेब्ट में अच्छा रिटर्न जनरेट कर रहा है, इसका मतलब एकदम सिंपल समझो। आपका बिजनेस है, ठीक है? आपका बिजनेस है, चलो आपको एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन दिखा के आपको समझाता हूँ, मजा आ जाता है सर। अगर ऑर्गेनाइजेशंस देख के करे ना, मजा आ जाएगा। ये सर एक इंडियन ब्रोकिंग फर्म है, एक ब्रोकिंग फर्म है, मतलब जो स्टॉक मार्केट के अंदर काम करता है ना, ब्रोकिंग कंपनीज, ऐसा एक ब्रोकिंग फर्म है। इसका एक्चुअल खेल क्या है? ये ना एक मतलब मार्केट से लोन ही नहीं लेता एक तरह से, अगर लेता भी है तो बहुत ही लो। देखो मैं आपको बताता हूँ एक बार। Zerodha is an Indian financial service company, member of NSE, BSE, MCX that offers retail and industrial broking currencies and commodities, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, ये सब सेल करने का काम करता है। काफी अच्छा गुडविल भी कमाया। As of 2019, Zerodha is the largest retail stockbroker in India by active client base and contribute upwards 2% of daily retail volumes across Indian stock exchange. In June 2020, Zerodha entered the Unicorn Club with a self-assessed valuation of about $1 billion. This valuation is based on the ESOP buyback exercise the company undertook, valuing each shares at more than 4 times of the book value of INR 700 per share. ठीक है, मतलब इसका एक शेयर का दाम चल रहा है 700, लेकिन ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है। बस मैं कहना ये चाहता हूँ आपको, बाकी चीज अभी छोड़ो, अभी इतना डिटेल्स नहीं चाहिए। बस एक चीज देखो कि इसने अपना वैल्यूएशन को कहाँ पहुंचाया, $1 बिलियन पे पहुंचाया, और मार्केट में लोन है ही नहीं, डेब्ट जीरो है। जीरो डेब्ट में अगर किसी का वैल्यूएशन 1 बिलियन है तो सारा का सारा पैसा किसका? शेयर होल्डर का। जो भी जीरोधा का शेयर होल्डर है उनका, हाँ या ना? प्लीज टेल मी। अगर मार्केट में मेरा लोन नहीं है, अगर मार्केट में मेरा लोन नहीं है और मेरा बिजनेस रिटर्न कमाते जा रहा है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई डोंट हैव एनी लोन एंड इफ आई हैव ए लोन दैट इज ऑल्सो लो कॉस्ट। ठीक है, अगर लोन है भी ना तो लो कॉस्ट है। एकदम सिंपल कहना है कि अगर मार्केट में लोन है तो बड़ा मतलब बहुत ही लो कॉस्ट में डेब्ट है। सपोज हार्डली 7% 8% डेब्ट है। ओके, तो बिजनेस जो भी रिटर्न लेगा, जो भी रिटर्न बिजनेस कमाएगा, वो किसका होगा? इक्विटी का होगा। इक्विटी मतलब शेयर होल्डर। तो जब एक बिजनेस बहुत ही लो कॉस्ट में अपना बिजनेस का खर्चा उठा लेते हैं, अपना फाइनेंस का खर्चा उठा लेते हैं, तो बिजनेस में जो भी रिटर्न आएगा वो सारा का सारा रिटर्न इक्विटी शेयर होल्डर का हो जाएगा। और तब उस सिचुएशंस में हम क्या कहेंगे? बिजनेस क्या कर रहा है? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। मतलब बिजनेस का जो ट्रेडिंग चल रहा है अभी मार्केट में, वो इक्विटी में चल रहा है, बिकॉज उसका जो कॉस्ट है
मतलब लोन का कॉस्ट काफी लो है, और लो कॉस्ट में अगर वो जो भी रिटर्न कमा रहा है वो सारा का सारा शेयर होल्डर को जा रहा है, तो इससे बेहतर चीज और क्या हो सकता है? हेलो, अगर आपका लोन ही नहीं है मार्केट में, अगर लोन है भी तो बहुत ही सस्ता लोन है, तो आपको जो भी इनकम होगा आपका ही होगा ना। हाँ सर। प्लीज टेल मी, निबिड़, अरिजीत, आप लोगों को समझ में आ रहा है? विश्वजीत, कहाँ हो आप लोग? यस सर। योर बिजनेस, आपके बिजनेस करने के लिए आपने फाइनेंस किया, आपको 1 लाख का फाइनेंस चाहिए था, 1 लाख आपने एट द रेट ऑफ 5% में आपको फाइनेंस मिला, तो आपको सालाना कितना देना पड़ेगा? 5000। बाकी और भी कुछ पैसा आपने खुद से दिया था, ओन कैपिटल। ओन कैपिटल मतलब आपका इक्विटी है। सपोज आपने बाकी 9 लाख इक्विटी लिया था, आपका खुद का है, तो 1 लाख का लोन है, ठीक है, और 5% मतलब क्या है ये? डेप्ट कॉस्ट। टोटल कैपिटल कितना है? 10 लाख का। टोटल कैपिटल है आपका 10 लाख का। मार्केट में इन्वेस्ट करो 10 लाख को, रिटर्न कमाओ 20%, तो 10 लाख का 20% हो जाता है आपका 2 लाख। ओके, तो आपने 2 लाख रुपया कमाया, आपका फाइनेंस का कॉस्ट सिर्फ 5% है, वो भी 1 लाख का, तो आपने सिर्फ 5,000 का लोन का कॉस्ट चुकाया। बाकी 2 लाख से आप 5,000 को हटाओ तो करीब 1,95,000 का प्रॉफिट है। और ये पूरा का पूरा प्रॉफिट किसका है? आपका है, या फिर बिजनेस का जो भी शेयर होल्डर है उनका है। तो जो बिजनेस में लो कॉस्ट डेप्ट होगा, लो कॉस्ट डेप्ट होगा, वो बिजनेस को क्या कहेंगे? वो बिजनेस किस में बिजनेस कर रहा है? वो बिजनेस ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कर रहा है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कर रहा है। इज इट क्लियर टू यू? यस सर। ओके सर। ओके, कुछ और स्पेशल पॉइंट्स लिख लो। हेडिंग करो कंपैरिजन बिटवीन बैंक ओवरड्राफ्ट एंड सीसी। हेडिंग करो प्लीज। सर ये 3rd नंबर पॉइंट है। हाँ, 3rd पॉइंट है। थर्ड नोट, सब अलग अलग है। पहले डेब्ट वर्सेस इक्विटी था, फिर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी था, अभी थोड़ा और अलग पॉइंट पे जा रहे हैं। ये देखना, आप लोगों को मैंने एक चार्ट बताया था ना, ये चार्ट के अंदर जो भी था मैं उसी के बारे में डिस्कशंस कर रहा हूँ। ये यहाँ पर जो नोट मैं आप लोगों से शेयर किया, ठीक है, आई थिंक सबके पास होगा। किसी के पास नहीं है तो प्लीज़ एक बार मुझे याद कर देना सर। ये वाला एक मैं आपके साथ शेयर नहीं किया था कि सोर्स ऑफ फाइनेंस का अलग अलग क्लासिफिकेशंस। हाँ, यहाँ पर पीरियड के बेसिस में भी था, ओनरशिप के बेसिस में भी था, और ऑन द सोर्स ऑफ जनरेशन के बेसिस में भी था। तो इसमें देखो, इक्विटी शेयर, डिवेंचर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, लोन फ्रॉम बैंक, ट्रेड क्रेडिट, फैक्टरिंग, बैंक, कॉमर्शियल पेपर, ओके, इक्विटी शेयर्स, रिटेन अर्निंग, फिर से डिवेंचर, लोन फ्रॉम बैंक्स, लीज फाइनेंस, कॉमर्शियल पेपर, फिर नीचे इधर देखो ट्रेड क्रेडिट, कॉमर्शियल पेपर। ये सब अलग अलग जो पॉइंट है मैं इसी के बारे में सब चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें इक्विटी डेब्ट के बारे में कुछ ज़्यादा ही चर्चा कर लिया क्योंकि जरूरी था, और बाकी पॉइंट्स प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर्स के बारे में भी मैं चर्चा कर रहा हूँ। डिवेंचर तो हमेशा बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी थोड़ा हटके पॉइंट में जा रहा हूँ, कुछ शॉर्ट टर्म सोर्स में जा रहा हूँ, ठीक है, शॉर्ट टर्म सोर्स में जा रहा हूँ। यहाँ पर बुलेट नहीं है, लाइक यहाँ पर कॉमर्शियल पेपर जैसे यहाँ पर है ना, यहाँ एक बैंक ओडी और ये आप लोग जोड़ लेना, बैंक ओडी एंड कैश क्रेडिट, बैंक ओडी एंड कैश क्रेडिट, ये आप लोग प्लीज ऐड कर देना। यहाँ पर बाई चांस किसी कारण से मिसिंग है, बैंक ओडी एंड कैश क्रेडिट। तो आप लोग हेडिंग करो, उसी का मैं नोट्स लिखा दे रहा हूँ इसलिए। कंपैरिजन बिटवीन मतलब जितना तरीके से बिजनेस में पैसा जुगाड़ हो सकता है आप जुगाड़ करते जाओ। कंपैरिजन बिटवीन बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट
ये बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, आप पापा को पूछना, सब कोई अपने अपने पापा को पूछना कि पापा ओवरड्राफ्ट क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो, ठीक है। क्योंकि ये ओवरड्राफ्ट लैंग्वेज के साथ कोई भी नॉर्मल पब्लिक जो थोड़ा सा मतलब एज के साथ बैंकिंग सिस्टम के साथ थोड़ा सा इक्विप्ड हो जाते हैं, उनको ये वाला चीज पता है। बिकॉज ओवरड्राफ्ट इज अ टाइप ऑफ लोन ही होता है, ओवरड्राफ्ट इज अ टाइप ऑफ लोन होते हैं। लेकिन बिजनेस में ओवरड्राफ्ट कैसे होता है वही मैं आपको बताने वाला हूँ। कंपेरिजन बिटवीन ओवरड्राफ्ट एंड सीसी। सीसी मतलब कैश क्रेडिट। तो प्लीज राइट डाउन बिलो। सबसे पहले कंपेयर कर रहा हूं, कंपैरिजन में आपको डेफिनेशंस वगैरह सब पता चल गया। देखो फर्स्ट बुलेट, कंपेयर करेंगे तो सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी देखेंगे। तो पहले सिमिलरिटी देख लेते हैं। द फार्म इज फार्म मतलब क्या सा, बिजनेस। फार्म मतलब बिजनेस। द फार्म इज एबल टू withdraw the firm is able to withdraw funds in excess of deposit made up to a certain limit, up to a certain, sorry लिमिट के पहले लिख लो क्रेडिट लिमिट, up to a certain credit limit. The firm is able to withdraw funds in excess of deposit, in excess of deposit made up to a certain credit limit. The best part, पैरा चेंज करके लिखना, the best part is that, the best part is that interest is charged, interest is charged on the actual utilizations, actual utilization. This is the first thing. अब डिफरेंस थोड़ा लिख लो, सिमिलरिटीज हो गया, अब डिफरेंस लिख लो। डिफरेंस क्या है, कैश क्रेडिट कैश क्रेडिट है, हाँ कैश क्रेडिट इज अगेंस्ट इन्वेंट्री, is against inventory, while bank overdraft is against fixed deposit. Sorry, fixed deposit बोल दिया, I'm sorry, fixed asset. Cash credit is against inventory while bank OD is against fixed assets or investment. Fixed assets or investment. Fixed assets or investment. सर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. तो प्लीज एक बार देख लो,
कंपैरिजन से ही आपको पता चल जाएगा ये बैंक ओवरड्राफ्ट है क्या एंड कैश क्रेडिट है क्या। बिजनेस को लोन चाहिए होता है, शॉर्ट टर्म लोन, दिस आर शॉर्ट टर्म, ओके, ये सब शॉर्ट टर्म लोन है। तो बिजनेस को शॉर्ट टर्म लोन चाहिए। शॉर्ट टर्म लोन के लिए बिजनेस को लोन लेने का दो तरीका होता है बैंक से। द फर्म इज एबल टू विथड्रॉ फंड्स इन एक्सेस ऑफ डिपॉजिट मेड अप टू अ सर्टेन क्रेडिट लिमिट। सपोज आपका बैंक में कुछ डिपॉजिट है, ठीक है, सपोज आपके बैंक अकाउंट में, ठीक है, सपोज आपके बैंक अकाउंट में, मैं इसको रब करता हूं, आपका जो बैंक अकाउंट है उसमें मान लो आपके बैंक अकाउंट में 10 लाख है। बैंक आपको बोलता है कि अगर आपके बैंक अकाउंट में 10 लाख है तो बैंक आपको 12 लाख तक लोन देने के लिए रेडी है। Please try to understand. The firm is able to withdraw funds in excess of deposit made up to a certain credit limit. The best part is that तो आपके पास 10 लाख बैंक में ऑलरेडी डिपॉजिट है, तो बैंक आपको कह रहे ठीक है अगर आपका 10 लाख डिपॉजिट है तो हम आपको और एक्स्ट्रा 2 लाख, एक्स्ट्रा ना, ये एक्स्ट्रा 2 लाख तक हम आपको लोन दे सकते हैं। मतलब बेसिकली आपको 2 लाख एक्स्ट्रा दे सकता है, तो आप 2 लाख तक लोन ले सकते हो। तो ये जो एक्सेस लिमिट है, सर्टेन क्रेडिट लिमिट, आपका एक लिमिट है कि मैक्सिमम आप इतना ले सकते हो। अगर आपका डिपॉजिट 10 लाख है, आप मैक्सिमम 12 लाख तक ले सकते हो, मतलब मैक्सिमम आप 2 लाख एक्स्ट्रा ले सकते हो। तो ये हो जाता है आपका बैंक ओवरड्राफ्ट का कॉन्सेप्ट। बट मतलब चाहे बैंक ओवरड्राफ्ट हो या कैश क्रेडिट हो, दोनों केस में सिमिलरिटीज यही है। द फर्म इज एबल टू विथड्रॉ फंड्स इन एक्सेस ऑफ डिपॉजिट मेड अप टू अ सर्टेन क्रेडिट लिमिट। और बेस्ट पार्ट ये है कि दोनों केस में इंटरेस्ट जो चार्ज होता है, अब देखना इंटरेस्ट जो चार्ज होता है ना वो यूज पे होगा। सपोज आपका टोटल लोन अमाउंट 2 लाख था, ठीक है, आपका टोटल लोन अमाउंट क्या था 2 लाख, लेकिन आपने लोन का ओनली 1 लाख ही यूज किए और बाकी 1 लाख आपके बैंक में ही पड़ा हुआ है। तो अगर आपने यूज किया 1 लाख तो आपका इंटरेस्ट चार्ज भी यूज पे होगा, ठीक है। अगर जो आपका मतलब अनयूज्ड है, जो आपका अनयूज्ड है उस पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। अब बात समझ रहे हो ना। आपका लोन अमाउंट बैंक ने आपको सैंक्शन कर दिया था, कंफर्म कर दिया था 2 लाख एक्स्ट्रा एज पर योर डिपॉजिट इन द बैंक, बट आपने यूज कर लिया 1 लाख, लेकिन 1 लाख अभी भी आपका अनयूज्ड है, तो अनयूज्ड पे नो इंटरेस्ट, लेकिन यूज्ड पे ही आपको इंटरेस्ट देना। इट्स अ वेरी गुड थिंग। ये बैंक ओडी में भी होता है, मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट मतलब जितना मेरा बैंक में है उससे थोड़ा ज्यादा मैं ले सकता हूँ, इसको कहते हैं बैंक ओडी। और सीसी का मतलब क्या हुआ है? सीसी का मतलब हो जाता है कैश क्रेडिट इज अगेंस्ट इन्वेंट्री एंड बैंक ओडी इज अगेंस्ट फिक्स एसेट। आप बात को समझना, कैश क्रेडिट आपका बिजनेस का स्टॉक देख के देता है, बिजनेस स्टॉक। सपोज आप एक रियल एस्टेट ओनर हो, बिजनेस स्टॉक इन द सेंस, अगर आप रियल एस्टेट समझते हो ना, ये जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम होता है ना, ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को रियल एस्टेट कहते हैं। ओके स्निग्धा, स्निग्धा ये रियल एस्टेट के कारण दुबई जाना जाते हैं, है ना स्निग्धा? स्निग्धा को सुनाई नहीं दे रहा है क्या? नहीं, मुझे सुनाई दे रहा है। ओके तो ये रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट दुबई में बहुत बहुत ज्यादा होते हैं, हाँ, इंडिया में भी बहुत होता है। तो मैं बेसिकली कहना ये चाहता हूँ, बस ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, ये जो रियल एस्टेट है, सपोज आप एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट चलाते हो और आपको पैसा का जरूरत होता है, तो आप बैंक में जाके ओवरड्राफ्ट लेना चाहते हो, तो या फिर सीसी लेना चाहते हो। तो अगर आप सीसी लेना चाहते हो, कैश क्रेडिट लेना चाहते हो, तो आप अपना स्टॉक दिखाओ। तो बिजनेस रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में स्टॉक क्या होगा? जो भी बिल्डिंग्स है उसका, जिसके ऊपर उसका काम चलेगा या फिर कंस्ट्रक्शंस में है, तो अपना स्टॉक दिखा के कि फ्यूचर में मेरा स्टॉक सेल हो जाएगा, तो बैंक स्टॉक को देख के बिजनेस का जो भी स्टॉक है, जैसे कि यहाँ पर क्या है, बिल्डिंग्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस, बिल्डिंग्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस और लैंड बिल्डिंग, ये सब, तो आप अपना बिजनेस का स्टॉक दिखा के कैश क्रेडिट ले लो, ठीक है। ये होता है कैश क्रेडिट का सिस्टम। और बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट होता है फिक्स्ड एसेट्स पे। आपका जो भी फिक्स्ड एसेट्स है, जैसे कि बैंक में आपका पूंजी या फिर आपका कुछ और फिक्स्ड एसेट्स जो बैंक के पास आप रख सकते हो, फिक्स्ड एसेट के अगेंस्ट में आपको बैंक ओवरड्राफ्ट का दिया जाता है, मतलब मॉर्गेज बोल सकते हो, ठीक है। तो फिक्स एसेट के अगेंस्ट में आपको बैंक ओवरड्राफ्ट मिलेगा, और बिजनेस का जो स्टॉक है, आपका जिस चीज का भी बिजनेस हो, उसका स्टॉक दिखा के आप कैश क्रेडिट ले सकते हो, ठीक है। ये है दोनों का डिफरेंस। और सिमिलरिटीज दोनों का ये है
कि आप एक्सेस अमाउंट अप टू सर्टेन क्रेडिट लिमिट तक ले सकते हो, लेकिन आपको इंटरेस्ट उतना ही देना पड़ेगा जितना आप यूज करोगे। तो बैंक ओडी एंड सीसी क्लियर है कि नहीं बताओ? क्लियर है सर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखो प्लीज। नेक्स्ट पॉइंट, कॉमर्शियल पेपर हेडिंग करो, हेडिंग करो कॉमर्शियल पेपर। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, ओके। कॉमर्शियल पेपर लिखो। कॉमर्शियल पेपर is a short term instrument, the short term finance इंस्ट्रूमेंट। ये सबको इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। कॉमर्शियल पेपर इज ए शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, शॉर्ट टर्म क्या लिखोगे यहाँ पर? लिख लो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा लिख लो मनी मार्केट। शॉर्ट टर्म मनी मार्केट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट that a company, मनी मार्केट लिखा ना सर? मैं यहाँ पर भूल गया था, अब मनी मार्केट लिखना मत भूलना। कॉमर्शियल पेपर इज ए शॉर्ट टर्म मनी मार्केट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट that a company with a high credit rating, company with a high credit rating issues in the market. Issues in the marketplace, issues in the marketplace to raise short-term funds, लिख लिया सर? यस सर। सपोज इसका एग्जाम्पल कैसा होगा? फॉर एग्जाम्पल बिग कंपनीज, ठीक है, जिसका क्रेडिट रेटिंग अच्छा है। क्रेडिट रेटिंग अच्छा होने का मतलब, क्रेडिट का रेटिंग अच्छा होने का मतलब होता है कि जिसका क्रेडिट वर्दीनेस, मैं आपको अभी समझा रहा था ना 2 मिनट पहले, ये जो क्रेडिट रेटिंग वर्ड है इसका मतलब क्या है? कंपनी का क्रेडिट वर्दीनेस इज वेरी हाई। दैट मीन्स अगर कंपनी को कोई लोन देता है तो वो रीपे करने का मतलब करने में कोई डाउट नहीं होगा, जिसका क्रेडिट वर्दीनेस है। सपोज आप किसी से लोन लेते हो, तो जब आप किसी से लोन डिमांड करोगे तो किस बेसिस में आपको वो लोन देगा? अगर आपका क्रेडिट वर्दीनेस हाई होगा तो आपको बहुत जल्दी लोन मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका क्रेडिट वर्दीनेस मतलब आप लोन रीपे कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, इसमें अगर डाउट रहेगा ना, तो नो ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली डजंट वांट टू गिव यू लोन बिकॉज डाउट है, क्योंकि आपने कुछ फ्यूचर फेलियर करके रखा, आपका क्रेडिट रेटिंग अच्छा नहीं है, आपने लोन लिया था पहले लेकिन आपने प्रॉपर टाइम पे रीपे नहीं किया। तो कंपनी के केस में उसको क्रेडिट रेटिंग कहते हैं। इन केस ऑफ कंपनीज, बिजनेस एंड कंपनीज के केस में उसको क्रेडिट रेटिंग कहते हैं, और आम आदमी के केस में उसको सिबिल स्कोर कहते हैं। सिबिल स्कोर कहते हैं। आप बैंक में जाके लोन लेने के लिए पर्सनल लोन के सोचोगे ना, तो उसमें सिबिल स्कोर होता है, वो भी क्रेडिट रेटिंग का एक कॉन्सेप्ट है। तो बेसिकली commercial paper is a short term money market instrument that a company with a high credit rating issues in the market. Suppose टाटा को चाहिए पैसा शॉर्ट टर्म में, विद इन 1 ईयर ही होता है,
6 मंथ्स के अंदर, 3 मंथ्स के अंदर टाटा को अचानक से 100 करोड़ चाहिए, तो कोई बैंक रेडी नहीं है 100 करोड़ दे भी नहीं सकता 1 साल के अंदर। तो 100 करोड़ टाटा को चाहिए तो कौन दे सकता है? रिलायंस दे सकता है। और क्यों रिलायंस 100 करोड़ टाटा को देगा? क्योंकि टाटा ने कॉमर्शियल पेपर इशू किया, टाटा ने कॉमर्शियल पेपर इशू किया और रिलायंस को पता है कि टाटा एक ऐसा कंपनी है जिसका क्रेडिट वर्थिनेस बहुत हाई है। तो अगर रिलायंस टाटा को 100 करोड़ अभी लोन देता है कॉमर्शियल पेपर के थ्रू से, तो उसमें उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, उल्टा रिटर्न अच्छा मिलेगा रिलायंस को। इस कॉमर्शियल पेपर जो कंपनी इशू करते हैं ना, शॉर्ट टर्म इशू करते हैं, 100 करोड़ के बदले में एट द रेट ऑफ 20-25% रिटर्न ले सकते हैं। मतलब 100 करोड़ के बदले करीब 20 करोड़ का अर्निंग हो सकता है। किसको? रिलायंस को। आपको बात समझ में आ रहा है ना? जो हाई रेटिंग कंपनीज है, एक कंपनी दूसरे कंपनी के अगेंस्ट में इशू करता है कि उसको लोन चाहिए, जो भी कंपनी आके देगा वो उसको दे सकता है, बदले में उसको हाई रिटर्न मिलेगा, 20% 25% के आसपास का रिटर्न मिलेगा। कॉमर्शियल पेपर क्लियर हो रहा है? हेलो, Yes, sir. ठीक है। तो ऐसा होता है कॉमर्शियल पेपर। ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको शॉर्ट टर्म वे में बिजनेस को फाइनेंस करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे जैसे आप और बड़े होते जाओगे ये सब का यूज आपको और अच्छा समझ में आएगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पर इतना ही सीखना चाहिए आपको, बस जान लो कि क्या है कैसा है। ओके सर, नोट वाइज आज तो इतना ही है, नेक्स्ट दिन और भी कुछ नोट्स लिखाऊंगा, आज नोट और नहीं लिखाऊंगा। 2-4 पॉइंट था, थोड़ा बात कर लेता हूँ 2 मिनट। जो भी मैं नोट्स लिखा रहा हूँ उसको बहुत अच्छे से कॉपी करके रखिएगा। बहुत मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ अभी जो हो रहा है अभी, ये आपका लाइफ लॉन्ग काम आएगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। मैं ऐसा ही नोट आपको लिखा रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि आपका स्कूल खत्म हो गया, आपका फाउंडेशन कंप्लीट हो गया। नॉट ओनली फॉर दैट, दिस इज फॉर लाइफ लॉन्ग। जब तक आप अकाउंट्स फाइनेंस रिलेटेड के साथ रहोगे तब तक के लिए ये रहेगा। ठीक है सर, आप बोल रहे हो तो होगा, आप बोल रहे हो तो होगा। ओके अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट है, 2 पॉइंट ऐसा है जिसके बारे में मैंने चर्चा नहीं किया था। ये वाला आप लोगों ने अगर घर में देखे होंगे नहीं पता नहीं, लेकिन ये अगर आप नोट थोड़ा फॉलो करोगे, यहाँ पर मैंने एक ये एक्स्ट्रा ज्ञान मान लो, एक्स्ट्रा ज्ञान मान लो, लेकिन एक्स्ट्रा है लेकिन बहुत रेलिवेंट है। रेलिवेंट इसलिए है क्योंकि इट्स अ वेरी मॉडर्न कॉन्सेप्ट, आजकल चल रहा है फाइनेंस में, जिसको कहते हैं मेजनाइन कैपिटल। आप लोगों ने कभी ये वर्ड पहले कभी सुने हो क्या? No, sir. Okay. This is the word very trendy in the recent financial market. Okay, तो इसको कहते हैं ये लोग मेजनाइन। यूएस में बहुत फेमस हुआ ये वर्ड, ठीक है। अभी भी इंडिया में ये वर्ड का अभी उतना ज्यादा फेमस नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपको इक्विटी और डेब्ट का कॉन्सेप्ट है ना, इक्विटी एंड डेब्ट का कॉन्सेप्ट है, तो अभी आपको 2 मिनट में समझ आ जाएगा। लेकिन इंडिया में इसका यूज चल रहा है सर, इंडिया में इसका यूज चालू हो चुका है। इंडिया में, इवन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इवन इन दुबई वर्ल्ड का बहुत ही फेमस बिजनेस एरिया है, यूनाइटेड अरब अमीरेट्स, ठीक है। ये सब एरिया में, सिंगापुर, ठीक है, ये सब एरिया में ये सब का यूज ऑलरेडी चालू हो चुका है, ठीक है। लेकिन अभी भी हर एक चीज किताब लेवल में अप्लाई नहीं हो पाता, तो फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि अगर इक्विटी डेब्ट का कॉन्सेप्ट है तो एक एक्स्ट्रा नॉलेज ले लो। तो जस्ट रीड वन टाइम, पुट योरसेल्फ इन द लेंडर ऑफ फॉर ए मोमेंट। मतलब खुद को ना एक लेंडर जैसा समझो। लेंडर मतलब बेसिकली ऑन जो बिजनेस को लोन प्रोवाइड करते हैं, लोन प्रोवाइडर है ना, लोन प्रोवाइडर। लेंडर मीन्स लोन प्रोवाइडर। तो जस्ट पुट योरसेल्फ इन द शू ऑफ लोन प्रोवाइडर। द लेंडर इज लुकिंग फॉर द बेस्ट वैल्यू फॉर इट्स मनी रिलेटिव टू द लीस्ट अमाउंट ऑफ रिस्क। जो लोन प्रोवाइड करते हैं वो क्या चाहते हैं कि मैं ऐसे जगह में अपना मनी को डालूं जहां से मेरा रिस्क सबसे कम हो लेकिन रिटर्न हाई हो। यस और नो? The problem with the debt financing is that the lender does not get to share in the success of the business. लेंडर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो बिजनेस में लोन प्रोवाइड करते हैं
अगर बिजनेस, ये इसको हमेशा एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रिटर्न मिलता है ना, जो लोन प्रोवाइड करते हैं उसको ऑलवेज एक फिक्स्ड रिटर्न मिलता है, फिक्स्ड रिटर्न इन द सेंस ऑफ एज इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, लाइक 10%, 12% और से 15% मैक्स टू मैक्स। इससे ज्यादा डेब्ट इंटरेस्ट नहीं होता, जैसे मैं आज ही क्लास में चर्चा काफी सारा किया। The problem with debt financing is that the lender does not get to share in the success of the business. All it gets its money back with interest while taking on the risk of default. एक default risk में भी उसको एक मिल जाता है, मतलब अगर business default भी करता है तो भी उसको एक interest amount मिल जाएगा। That interest rate is not going to provide an impressive return by investment standards, है ना, impressive return नहीं है। Loan interest is not a very मतलब impressive system, मतलब बहुत अच्छा नहीं मिलता। It will probably offer single digit return, हाँ, जैसे कि मैं बोल रहा था आपको 9, 10, 11, 12 hardly. Mezzanine capital often combines the best features of equity and debt. Equity and debt को ना एक कॉम्बो कर दिया गया, कॉम्बो करके इसको एक फाइनेंस बनाया गया। ऑल्दो देयर इज नो सेट स्ट्रक्चर, इसका अभी भी प्रॉपर कोई स्ट्रक्चर चालू नहीं हुआ फॉर दिस टाइप ऑफ बिजनेस फाइनेंसिंग। डेब्ट कैपिटल ऑफन गिव्स द लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस द राइट टू कन्वर्ट द लोन टू एन इक्विटी इंटरेस्ट इन द कंपनी इफ यू डू नॉट रिपे द लोन ऑन टाइम और इन फुल। बेसिकली आप समझ में आ रहा है आपको? सपोज आप बिजनेस पे लोन प्रोवाइड करते हो, सपोज आप बिजनेस में लोन प्रोवाइड, मतलब लेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, आप बिजनेस को लोन प्रोवाइड किया, लेकिन अगर बिजनेसमैन आपको टाइम पे लोन रीपे नहीं किया, अगर बिजनेसमैन आपको टाइम पे रीपे नहीं किया, तो आपके पास एक मौका होगा कि आप अपने बिजनेस के जो लोन है ना, कन्वर्ट द लोन टू एन इक्विटी, मतलब आप अपने ही बिजनेस में जो लोन दिया था उसको इक्विटी में ट्रांसफर कर दो। मतलब ठीक है, कोई बात नहीं, तुम लोन रीपे नहीं कर सकते हो, लेकिन आपके बिजनेस में मुझे इक्विटी होल्डर बना दो। पॉइंट समझ में आ रहा है? कन्वर्टेबल लोन, एक तरह का कन्वर्टेबल डिवेंचर भी कहते हैं इसको। अगर आप लोग डिवेंचर पढ़ोगे आगे जाके, डिवेंचर अकाउंट्स भी करना पड़ता है, ठीक है, उसको कन्वर्टेबल डिवेंचर भी कहते हैं। 12 में भी करना पड़ता है और फाउंडेशन में भी है और इंटरमीडिएट लेवल में भी डिवेंचर है, ठीक है, तो उसको कन्वर्टेबल डिवेंचर कहते हैं। तो कन्वर्टेबल लोन मतलब कन्वर्टेबल डिवेंचर और लोन जिसको आप इक्विटी में ट्रांसफर कर लो। अगर लोन टाइम पे रिपे नहीं होता उसको इक्विटी में ट्रांसफर कर लो, इंटरेस्ट इन दी कंपनी इफ यू डू नॉट रिपे द लोन ऑन टाइम और इन फुल। आपको बात समझ में आया? मतलब वो बेसिकली लोन ही दिया था, लेकिन यहाँ पर उसको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल गया ना कि अगर टाइम पे नहीं दिया तो मुझे बिजनेस का ओनरशिप मिल जाएगा, और ओनरशिप मिलेगा अगर बाई चांस लोन नहीं पे करता है तो कम से कम एटलीस्ट बिजनेस का एसेट सेल करने के टाइम पे मेरा भी हक आ जाएगा, मैं ओनर बन जाऊंगा ना। हेलो, पॉइंट समझ में आ रहा है? सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। हेलो, हाँ सर अब आ रहा है, बीच में चला गया था। ओ, कहाँ तक लास्ट सुने थे? नहीं सर, आपका आवाज आ रहा है। आ रहा है, इसका मतलब प्रगति को मिस हुआ था। प्रगति लास्ट कहाँ तक सुने थे? सबको आ रहा है मेरा आवाज? हेलो, यस सर। हाँ सर आ रहा है। ओके ओके ठीक है। तो ये मेज़ानाइन कैपिटल का एडवांटेज क्या है? दिस टाइप ऑफ लोन, इस तरह का लोन न्यू कंपनी को इजीली मिल सकता है बिकॉज दैट इज ऑलरेडी शोइंग ग्रोथ। बिजनेस न्यूली ग्रोथ कर रहा है, बैंक्स आर रिलैक्टेंट टू लेंड टू ए कंपनी दैट डज नॉट हैव फाइनेंशियल डेटा। अगर कोई कंपनी न्यू है तो उसका फाइनेंशियल डेटा नहीं है। नॉर्मली एक किताब निकला है, डॉक्टर अजय त्यागी, बहुत ही फेमस फाइनेंशियल एनालिस्ट है, 2017 द बुक कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल फॉर बिगिनर्स। फोर्ब्स मैगजीन है यूएस का, बहुत ही फेमस, उस मैगजीन में भी इस किताब को निकाला गया था। हैज रिपोर्टेड दैट बैंक लेंडर्स आर ऑफन लुकिंग फॉर एटलीस्ट 3 years ऑफ फाइनेंशियल डेटा। आपको अगर बिजनेस करने के टाइम पे लोन का जरूरत होता है ना, तो आपका 3 साल का फाइनेंशियल डेटा चाहिए, तभी जाके बिजनेस आपको लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, लोन मतलब बैंक्स वगैरह। However, a newer business may not have that much of data to supply. By adding an option to take an ownership stake in the company, the bank has more of a safety net. तो बैंक क्या सोचता है कि अगर ऐसा कंसेप्ट में अगर बाई चांस बिजनेस फेलियर हो जाता है तो कम से कम मुझे बिजनेस का ओनरशिप में भी शिफ्ट मिल जाएगा। तो बैंक को एक सेफ्टी फील होता है कि ठीक है, ऐसे बिजनेस में मुझे लोन प्रोवाइड करने में दिक्कत नहीं है, बिकॉज आई विल गेट अ ओनरशिप स्टेक इन द कंपनी, मेकिंग इट इजियर टू गेट द लोन। और ये किसके लिए लोन इजी हो जाते हैं? न्यू कंपनी को इजी लोन हो जाते हैं। अगर आप पे कॉन्फिडेंस हो तो बिजनेस बना के दिखाओ, कोई क्या दिक्कत है?
तो बेसिकली मेजरनाइन कैपिटल इज ट्रीटेड एज एन इक्विटी ऑन द कंपनीज बैलेंस शीट। तो इसको कंपनी अपने बैलेंस शीट में इक्विटी के हिसाब से ही ट्रीट करते हैं, क्योंकि कंपनी को बाद में मिल जाता है ना, इसलिए मेजरनाइन कैपिटल देख के बिजनेस को एक इक्विटी मिल जाता है। तो शोइंग इक्विटी रादर देन अ डेब्ट ऑब्लिगेशन मेक्स द कंपनी लुक मोर अट्रैक्टिव टू फ्यूचर लेंडर। मतलब फ्यूचर में दूसरा कोई लेंडर भी अगर लोन लेना चाहता है वो भी दे देगा, देख लेगा कि भाई इसका मेजरनाइन कैपिटल है, मतलब इसका कन्वर्टिबल लोन है जिसको इक्विटी में ट्रांसफर किया जा सकता है, तो क्यों ना मैं अभी इसको प्रोवाइड कर दूं फिर से लोन। तो बिजनेस को लोन मिलने में सुविधा होता है। ये एक न्यूअर ट्रेंड है, लेकिन इसका कोई स्टैंडर्ड अभी भी प्रॉपर्ली फिक्स नहीं हुआ वर्ल्ड लेवल में। मेजरनाइन कैपिटल ऑफन प्रोवाइड वेरी क्विकली, बहुत जल्दी मिल जाता है, और बहुत ही ड्यू डिलीजेंस कम है, मतलब पेपर वर्क बहुत ही कम है। ठीक है, डिसएडवांटेज यही है कि इसका जो इंटरेस्ट रेट है ना, इसका कोई फिक्स नहीं है। मेजरनाइन कैपिटल डज नॉट हैव इट्स शेयर्स ऑफ डिसएडवांटेज, डज हैव इट्स डिसएडवांटेज इंक्लूडिंग द कूपन और इंटरेस्ट। कूपन का मतलब क्या है सर? कूपन मतलब इंटरेस्ट रेट है, प्लीज याद रखना इसको। कूपन मतलब हियर इन फाइनेंस कूपन मींस इंटरेस्ट इज ऑफन हायर एज द लेंडर गिव्स द व्यूज द कंपनी एज हायर रिस्क, क्योंकि न्यू कंपनी है, बहुत रिस्क से देखता है। मेजरनाइन कैपिटल प्रोवाइड टू अ बिजनेस दैट ऑलरेडी हैज डेब्ट और इक्विटी ऑब्लिगेशन इज ऑफन सबऑर्डिनेट टू दोस ऑब्लिगेशंस, इंक्रीजिंग द रिस्क दैट द लेंडर विल नॉट बी रिपेड बिकॉज ऑफ द हाई रिस्क द लेंडर may want to see 20% to 30% return. Much like equity capital, the risk of losing significant portion of the company is very real. मतलब बहुत ज्यादा लॉस होने का चांसेस होता है इक्विटी जैसा, इसीलिए थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई रहता है। बस इतना यहाँ पर आप याद रखो, नथिंग मोर देन दैट। मेजरनाइन एक न्यू कॉन्सेप्ट आया मार्केट में, इसलिए आपके सामने डिस्कशंस कर लिया। ओके, ओवरऑल एक आइडिया हमें मिल गया। अच्छा, फैमिली फ्रेंड्स का डिस्कशंस मैंने ऑलरेडी कर चुका। बेसिकली दे आर एंजल इन्वेस्टर्स, है ना। तो पूरा का पूरा खेल का बॉटम लाइन क्या है? दिस इज द कंक्लूजिंग पार्ट ऑफ द सोर्स ऑफ फाइनेंस। व्हेन यू कैन अवॉइड फाइनेंसिंग फ्रॉम ए फॉर्मल सोर्स, अगर आपको फॉर्मल सोर्स से फाइनेंस करने मिल रहा है, it will usually be more advantageous for your business. If you do not have family or friends with the means to help, debt financing is likely to be the easiest source of funds for the small businesses. As your business grows or reaches later stages of product or development, equity financing or mezzanine capital may become options. When it comes to financing and how it will affect your business, less is more. मतलब जितना फाइनेंसिंग कम होगा बिजनेस पे इफेक्ट उतना कम आएगा। ओके, लेस इज मोर, जितना फाइनेंसिंग लो उतना इफेक्ट ज्यादा। ठीक है, तो बेसिकली कहना ही है। अच्छा, ये मेजरनाइन का एक न्यू फॉर्मेशन आप लोगों में से किसी किसी को पता है, इसको हम लोग प्रेफरेंस शेयर भी कहते हैं। ओके, मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्लास में प्रेफरेंस शेयर्स एंड कुछ बचा कुचा टॉपिक है उसमें बारे में चर्चा करूंगा, तब जाके सोर्स ऑफ फाइनेंस का एक कंप्लीशन स्टेज में हम लोग पहुंचेंगे। लेकिन एक ओवरऑल जो आइडिया हमें मिलना चाहिए था, ओवरऑल आइडिया हमें मिल गया कि किस तरह से बिजनेस में धीरे धीरे फाइनेंस होता है और किस तरह से इस फाइनेंस को लेके बिजनेस अपना के आपको ग्रो करता है। और कुछ पॉइंट्स में हम लोगों ने आज नोट्स लिख लिया, और भी कुछ नोट्स है जो इंपॉर्टेंट है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको लिखा दूंगा। ठीक है, 2 मिनट जस्ट वेट करो, मैं आपके सामने आता हूँ। अगर कुछ भी पूछना हो बिजनेस रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड, आप पूछो। ये सब फाइनेंस का बेसिक एकदम एक ही चैप्टर है आप लोगों का। ठीक है, बाकी आप लोग जब इंटरमीडिएट लेवल में या ग्रेजुएशन लेवल में आओगे ना, तो आपको फाइनेंस में बहुत ज्यादा डिस्कशंस करना पड़ेगा, क्योंकि फाइनेंस उस टाइम पे एक बहुत ही बड़ा पेपर हो जाएगा।